मोस्ट वेलकम। मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट स्टडी चैनल। यहाँ पे सब्जेक्ट अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, मैनेजमेंट और कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज चैप्टर अपलोड हैं और अपलोड हो रहे हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप क्यूरियस हो। इन वीडियो सीरीज को चालू करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। जैसे श्री हनुमान जी बंदर नहीं है, श्री काक भुसुंडी जी कौवा नहीं है, हम लोगों की भागवत गीता सिंपली एक किताब नहीं है, हम लोगों की गौ माता जानवर नहीं है। ठीक उसी तरह से इन वीडियो सीरीज को आप सिर्फ वीडियो समझने की गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे अनकहे अनसुने नॉलेज से आप लोग वंचित रह जाएंगे। कृपा करके इन वीडियो सीरीज का बेनिफिट आप भी लें और शेयर करके औरों को भी दें। आज हम लोग अकाउंट्स सब्जेक्ट का सबसे फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट, हिस्ट्री ऑफ अकाउंट को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ही सिंपल, इजी एंड फनी वे में। बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से अगर हम लोग 10,000 साल पहले अगर जाते हैं तो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले लोग वेगाबॉन्ड की जिंदगी जीते थे, खाना बदोश की जिंदगी जीते थे, जानवरों के ऊपर सामान लाद के इधर उधर घूमते थे। ऐसा पहले आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। फिर धीरे धीरे जब सिविलाइजेशन आगे बढ़ा तो लोग गुट बना के, कबीला बना के, ग्राम बना के, पंचायत बना के, समाज बना के 10 फैमिली, 20 फैमिली, 50 फैमिली एक साथ रहने लगे। वो पुराने पिक्चरों में आपने देखा होगा, इस कबीले का आदमी है, उस कबीले का आदमी है, इस कबीले का लड़का उस कबीले की लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये सब चीज़ आपने पुराने पिक्चरों में देखा होगा। तो वही कबीला, ग्राम, पंचायत ये सब बना के ये सब कुछ फैमिली एक साथ मिलके रहने लगे। यही से बिजनेस का जन्म हुआ। जैसे ये लोग गुट बना के रहने लगे, यही से ये बिजनेस का जन्म हुआ। कैसे? अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मेरा तबीयत खराब होगा तो हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर को नून तेल नमक चाहिए, ग्रोसरी का दुकान में जाना पड़ेगा। ग्रोसरी वाले को कपड़ा चाहिए, कपड़ा के दुकान में जाना पड़ेगा। कपड़े वाले का बेटा मेरे पास पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हम अपने सारे वांट्स को हम अकेला फुलफिल नहीं कर सकते, हमको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो कोई भी काम हम दूसरे के लिए क्यों करेंगे? पैसे के लिए करेंगे। कोई भी काम जब हम दूसरे के लिए करते हैं तो उसको बिजनेस बोलते हैं। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ये देखिए, बिजनेस का जन्म हुआ। ये दो प्रकार का एक्टिविटी होता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसको करके हमें पैसा चाहिए, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जैसे माँ घर में खाना बना रही है, तो माँ घर में जो खाना बना रही है वो पैसे के लिए थोड़ी बना रही है। माँ घर में खाना बना, हम उसको पैसा थोड़ी देते हैं। तो उसका जो एक्टिविटी है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन होटल में जो खाना बना रहा है वो, उसको पैसा चाहिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ऐसा कोई काम जिसको करके हमको पैसा चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो बिजनेस है। यहाँ बिजनेस का जन्म है। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक ग्रोसरी का दुकान है, ठीक है, आपका एक मोदी खाना का दुकान है। आप डेली माल बेचते हैं 20 रुपये का, उसको खरीदते हैं डेली 10 रुपये में, तो डेली कमाते हैं 10 रुपया। तो महीना में कमाएंगे कितना? 300 रुपया। तो साल में कमाएंगे कितना? 3,600 रुपया। 30 साल पैसा कमाया, 1,08,000 रुपया। बर्थ हुआ, बड़ा होने में हमको 25 साल लग गया। यहाँ एक ग्रोसरी का दुकान खोले 25 साल के एज में, 30 साल पैसा कमाए, 55 ईयर्स के हो गए, ओल्ड एज हो गया, घर आ गए। 30 साल पैसा कमाया। 30 साल में टोटल ये देखिए 1,08,000 रुपया हम लोगों ने कमाया, 1,08,000। अब आपसे पूछे कि 1,08,000 का आपने क्या किया? तो भाई 20,000 का हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, घर खर्च है। 15,000 का मेडिकल है, दवा दर्पण लग गया। 15,000 रुपया बच्चा लोग को पढ़ाया भाई, एजुकेशनल एक्सपेंसेस। 25,000 का छोटा मोटा खर्चा है, मिसलेनियस, जिसको बताना मुश्किल है। और बाकी 13,000 रुपीज़ बैंक में पड़ा हुआ है। माने हम आपको ये बताना चाहते हैं, पहले के लोगों का जो मेमोरी था वो बहुत अच्छा था। पहले के लोग हिसाब किताब लिखते नहीं थे, सारा हिसाब उनके मुंह में रहता था। ये देखिए, ये देखिए, इसके लाइफ का हिसाब है। पहले का बिजनेस भी सिंपल होता था और सारा हिसाब किताब ये लोग अपने मुंह में रखते थे, जब भी पूछो बता देते थे। लेकिन आज की डेट में आज का जो बिजनेस है वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक आदमी एक जगह बैठ के कई जगह बिजनेस करता है और मेमोरी भी खराब है। हम लोग 15 मिनट 10 मिनट पहले का बात भूल जाते हैं, पूरे लाइफ का बात तो छोड़ ही दीजिए, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए, हम लोग कोलकाता में बैठे हैं, कोलकाता में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। हमारा बिजनेस चल रहा है दिल्ली में, हमारा बिजनेस चल रहा है मुंबई में, चेन्नई में,
दुबई में बिजनेस चल रहा है। हम बैठे हैं कोलकाता में, एक छोटा सा व्यापारी 4 दुकान है, हम ही पढ़ा रहे हैं, कई जगह पढ़ाते हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, बागुआटी में पढ़ा रहे हैं, गरियाहाट में पढ़ा रहे हैं, हावड़ा में पढ़ा रहे हैं, कई जगह पढ़ाते हैं, है कि नहीं। तो एक छोटा सा बिजनेस है, कोलकाता में बैठे हैं और बिजनेस चल रहा है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, दुबई। तो कोलकाता में बैठ के आप दिल्ली में बिजनेस कैसे कीजिए। यहाँ आप किसी को बैठाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच मैनेजर, ये आपके बिहाफ में काम करेगा। ब्रांच मैनेजर किसी को पैसा दिया मतलब आप दिए, ब्रांच मैनेजर को कोई पैसा दिया मतलब आपको दिया। ऐसा पावर इसके पास है, पावर ऑफ अटॉर्नी इसको बोलते हैं। इसके द्वारा किया गया किसी भी कार्य के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि ये आपका मैनेजर है। तो भाई ये जो मैनेजर है ये भी तो इंसान ही है। दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो नहीं चाहेगा कि तुम्हारा पैसा मेरे पास आ जाए। सब चाहेगा, ये ब्रांच मैनेजर भी चाहेगा कि आपका पैसा इसके पास चला जाए, लेकिन आप इसको ऐसा करने नहीं दोगे, है कि नहीं। आप बोलोगे भैया इसको कोई पैसा देना तो चेक से देना, और पैसा लेना तो चेक से लेना। कोशिश करना कि चेक से लेन देन करें। कैश में भी अगर लेन देन होता है तो उसका एक हिसाब रखना, चेक और कैश दोनों का एक हिसाब रखना, किससे कितना कितना पैसा मिला और किसको कितना कितना पैसा दिए, इसका एक हिसाब रखना। तब आप यहाँ से 10 दिन में, 12 दिन में या 15 दिन में दिल्ली जाओगे और ये जो हिसाब लिखा है इसे बैंक अकाउंट से और कैश को टैली कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा ये ब्रांच मैनेजर चोर नहीं है, सही है, इसके संग काम करने लायक है। माने हम ये बताना चाहते हैं कि पहले के लोग तो लिखते ही नहीं थे। अब जब एक ही बिजनेस को कई लोग करने लगे तब लिखने का जरूरत हुआ, ये प्रूफ करने के लिए कि भाई हम चोर नहीं हैं, हम साहूकार हैं, हम आपका बिजनेस सही से देख रहे हैं। ये प्रूफ करने के लिए लिखना जरूरी है, हिसाब लिखना है, बताना है मालिक को। अब लोग लिखने लगे। ऐसा ही हम दिल्ली वाला मैनेजर के संग करेंगे, ऐसे ही चेन्नई वाला मैनेजर के संग करेंगे, ऐसे ही दुबई वाला मैनेजर के संग करेंगे। तब हम कोलकाता में बैठ के कई जगह बिजनेस कर सकते। अब यहाँ एक समस्या क्या है कि ये जो दिल्ली में बैठा हुआ आदमी है वो बंगाली है, ये बांग्ला भाषा में लिखता है। मुंबई में जो बैठा हुआ है वो उड़िया है, चेन्नई में जो बैठा हुआ है वो मराठी है, दुबई में जो बैठा हुआ है वो तेलुगु है, हम बिहारी है। अब बंगाली जो बांग्ला भाषा में लिख रहा है, ये उड़िया भाषा में लिख रहा है, ये मराठी भाषा में लिख रहा है, ये तेलुगु भाषा में लिख रहा है, और हम बिहारी हैं। तो हम न इसका भाषा समझेंगे, ये न मेरा भाषा समझेगा, न उड़िया हम समझेंगे, न मराठी समझेंगे, न तेलुगु समझेंगे, न बंगाली समझेंगे। तो हिसाब लिखने से फ़ायदा, हिसाब ऐसा होना चाहिए जिसको सबको समझ में आए। ऐसा हिसाब लिख रहे हैं जो खाली हम ही को समझ में आए, ऐसा हिसाब तो होता नहीं है। हिसाब ऐसा लिखे जो सामने वाला को भी समझ में आए, उसको भी समझ में आए, उसको भी समझ में आए, ऐसा हिसाब होना चाहिए। अब देखिए ये जो बंगाली बाबू हैं, ये लोग सब कुछ खाते हैं, ये लोग पीते कुछ नहीं है। ये लोग जौल खाते हैं, सिगरेट खाते हैं, बीड़ी खाते हैं, अब भोजन तो खाते ही है कि नहीं। ये बंगाली बाबू लोग में मेल फीमेल नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है, ये लोग बोलेगा मैं आसचे छेलुई आसचे, नो मेल फीमेल, बोथ आर सेम। जैसे हम लोगों के घर में कोई आता तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाथ जोड़ के आइए आइए बैठिए। कोई हम लोगों के घर में आया, हम लोग बोले रांडी रांडी कुचांडी, आइए आइए बैठिए। रांडी रांडी कुचांडी मतलब आइए आइए बैठिए। अब सोचिए जिसको नहीं पता होगा वहाँ तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा, गाली दे रहे हैं हमको, जबकि हम बोल रहे हैं आइए आइए बैठिए। तो अलग अलग लोग जब अलग अलग भाषा में लिखने लगे तो भाषाओं का प्रॉब्लम होने लगा, ठीक है। तो इन भाषाओं के प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए एक भाषा आई जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स। यहाँ अकाउंट्स का जन्म हुआ। मतलब भाई आप बंगाली हो, उड़िया हो, मराठी हो, तेलुगु हो, बिहारी हो, इससे मतलब नहीं है। आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जिस भाषा में रिकॉर्ड करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स। यहाँ अकाउंट्स का जन्म हुआ। मतलब अकाउंट्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यहाँ अकाउंट्स का जन्म। लूका पैसवेली नाम का एक आदमी था जो इटली का रहने वाला था। वो 1494 में अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए हम लोग उसको फादर ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। अब अकाउंट्स का कुछ डेफिनेशन आपको बताते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशन दिए। पहला डेफिनेशन तो यही है कि अकाउंट्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। पहला डेफिनेशन तो यही हुआ कि अकाउंट्स जो है वो बिजनेस की क्या है, लैंग्वेज है, बिजनेस की भाषा है। बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम लोग जिस भाषा में रिकॉर्ड करते हैं उसको अकाउंट्स। नेक्स्ट आया अकाउंट्स इज द टूल्स टू कंट्रोल द बिजनेस। अकाउंट्स इज द टूल्स टू कंट्रोल द बिजनेस। अकाउंट्स एक हथियार है जिसके जरिए हम लोग बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। जैसे इस ब्रांच मैनेजर को बोलेंगे ना भाई आप रिकॉर्ड रखिए, तो आप जाएंगे इसको चेक कर लेंगे तो ये ब्रांच मैनेजर चोरी नहीं कर पाएगा। तो अकाउंट्स एक तरह का टूल्स होता है जिसके जरिए हम लोग बिजनेस में होने वाले चोरी चमारी को कंट्रोल करते हैं। फिर आया अकाउंट्स इज द
लुकिंग ग्लास ऑफ बिजनेस। लुकिंग ग्लास मतलब जैसे हम लोग शीशे में खड़े होते हैं तो अपनी सारी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी ना, हाउ स्मार्ट आई एम। उसी तरह से किसी भी बिजनेस का अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट खोल कर देख लेंगे और आप पढ़े लिखे हैं, आप अकाउंट्स जानते हैं, तो आप सब समझ जाएंगे इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, ये सब समझ जाएंगे आप। इसलिए लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट छुपा के रखते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं। तो अकाउंट्स इज द लुकिंग ग्लास ऑफ बिजनेस। ये वो तीसरा डेफिनेशन हुआ। अब आया एक कॉमन डेफिनेशन, देखिए कि अकाउंट्स होता क्या है। अकाउंट इज अ सिस्टम, प्रोसीड्यूर, मेथड टू रिकॉर्ड, ध्यान से सुनिए, अकाउंट इज अ सिस्टम, प्रोसीड्यूर, मेथड टू रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका मेजरमेंट मनी में हो, उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, An elephant was born in the forest. एक हाथी जंगल में जन्म लिया, तो हम क्या करें? But when the elephant was sold for ₹10,000, then there is a record in accounts. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका मूल्यांकन, जिसका मेजरमेंट हम मनी में कर सकते, उसी का रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम में। फॉर एग्जांपल, सिनेमा हॉल का अकाउंट करने का जो सिस्टम होगा, हॉस्पिटल का वो नहीं होगा, स्कूल कॉलेज का वो नहीं होगा, पान के दुकान का वो नहीं होगा, रेस्टोरेंट का वो नहीं होगा। सबका सिस्टम क्या है? अलग अलग है। तो जो जिस सिस्टम को फॉलो करता है उस सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिकली। फिर साइंटिफिकली मतलब वैज्ञानिक तरीका, मतलब कंप्यूटराइज, एंड क्रोनोलॉजिकली मतलब डेट वाइज। फिर से सुनिए ध्यान से, अकाउंट क्या होता है? इट इज अ सिस्टम, प्रोसीड्यूर, मेथड टू रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली एंड क्रोनोलॉजिकली। ये होता है अकाउंट्स। तो इस तरह से मैंने अकाउंट्स का 4 डेफिनेशन आपको बताया। अब अकाउंट्स में होता क्या है? बोलते हैं पिलर्स ऑफ अकाउंट, जिस पर पूरा अकाउंट खड़ा है। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट। इस अकाउंट में ये 4 ही चीज पाए जाते हैं, एक्सपेंसेस, एसेट्स, इनकम और लायबिलिटी। ये 4 चीज पाए जाते हैं। ये जो एक्सपेंसेस है यही 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ये जो इनकम है वो हो जाता है इनकम और गेन। है ये 4 ही। अब जानिए क्या होता है, व्हाट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है वंस पेड अगेंस्ट बेनिफिट डिराइव्ड बट नो चांस ऑफ रिफंड इज नोन एज एक्सपेंस। एक बार अगर आपके पास से रुपया चला जाए किसी भी चीज में, दोबारा वो आपको मिल नहीं सकता, वो आपके लिए खर्च है। जैसे सैलरी, वेजेज, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये सब एक्सपेंस है। कोई आपके यहाँ काम किया, आप उसको सैलरी दिए, दोबारा उससे मांगेंगे, देगा? वो नहीं देगा, ये आपके लिए खर्च है। ठीक इसका उल्टा होता है एसेट्स। वंस पेड बट चांस टू रिफंड नोन एज एसेट्स। मतलब एक बार रुपया चला गया, दोबारा मिल भी सकता है, वो एसेट्स होता है। जैसे 1 लाख का बिल्डिंग खरीदे, बेच के पैसा दोबारा भी तो मिल सकता है। ठीक है, 1 लाख नहीं मिलेगा, 1,20,000 मिल जाए, 80,000 मिल जाए, माने those things which have some realizable value known as assets. Okay? क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर, इन्वेस्टमेंट, शेयर डिवेंचर खरीद कर रखे हैं किसी कंपनी का, इन्वेस्टमेंट, जिसको बेच कर कुछ मिले, वो एसेट्स होता है। भाई पहले तो यही जानना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। पहले तो ट्रांजेक्शन पढ़ के हमको ये पकड़ना पड़ेगा कि वो एक्सपेंसेस है, कि एसेट्स है, कि इनकम है, कि लायबिलिटी है, उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। यही नहीं पकड़ पाएंगे तो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आपके पास से रुपया चला गया, दोबारा आपको मिल नहीं सकता, वो आपके लिए खर्च है। एक बार रुपया चला गया, दोबारा आपको मिल भी सकता है, वो एसेट्स है। अब इन दोनों का जो अपोजिट होता है वो इनकम और लायबिलिटी होता है। ये एक्सपेंसेस और एसेट्स, इनकम और लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एसेट्स में, इनकम लायबिलिटी में बहुत गहरा संबंध है, लागी छूटे ना, ऐसा संबंध है। जो एक्सपेंस नहीं होता है वो एसेट्स होता है, और जो इनकम नहीं होता है वो लायबिलिटी होता है। ये दोनों एक साथ होते हैं, वो दोनों एक साथ होते हैं, छोरा छोरी हैं दोनों। इनकम, एक बार रुपया आपको मिल गया, दोबारा आपको देना नहीं पड़ेगा। वंस रिसीव्ड बट नो चांस टू रिफंड इज कॉल्ड इनकम। सिर्फ सैलरी खर्च है किंतु सैलरी रिसीव्ड इनकम है। सिर्फ वेजेज खर्च है किंतु वेजेज रिसीव्ड इनकम है। सिर्फ इंटरेस्ट खर्च है किंतु इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। ठीक है, अब बच गया लास्ट लायबिलिटी, इनकम का उल्टा। जैसे एक्सपेंसेस का उल्टा एसेट्स होता है,
वैसे इनकम का उल्टा लायबिलिटी होता है। एक बार रुपया आपको मिल गया, दोबारा देना भी पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा तो इनकम है, लेकिन एक बार रुपया आपके पास आ गया दोबारा आपको वापस भी करना पड़ेगा, वो लायबिलिटी है। जैसे बैंक लोन आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो इस तरह से अकाउंट्स में ये 4 चीज पाए जाते हैं, एक्सपेंसेस, एसेट्स, इनकम और लायबिलिटी। एक्सपेंस एसेट्स का एक ग्रुप होता है, इनकम और लायबिलिटी का एक ग्रुप होता है, ठीक है। अब अकाउंट्स का जन्म हुआ, अकाउंट्स में होता क्या है, उसके बाद आया अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दुनिया में हर चीज का प्रिंसिपल है, जिसका प्रिंसिपल नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। प्रिंसिपल बनाना बहुत जरूरी है, हम ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। तो भाई अकाउंट्स भी एक चीज है, इसका भी प्रिंसिपल है। इसके 3 प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन और अकाउंटिंग एजम्पशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, नहीं बोलते हैं कि आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट है कि ऐसे ही बोले जा रहे हैं, कुछ आइडिया है कि ऐसे ही बोले जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट मतलब वो आइडिया, वो नॉलेज जिसको फॉलो करके हम लोग ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो डबल एंट्री फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। कुछ डेबिट होता है और कुछ क्रेडिट होता है। जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई क्या चीज़ डेबिट होगा और क्या चीज़ क्रेडिट होगा, यही है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, माने गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में ये बताया गया है कि क्या चीज़ डेबिट होगा और क्या चीज़ क्रेडिट होगा। तो पहले गोल्डन रूल डिस्कस करते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग एजम्पशन बाद में करते हैं। पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, वो गोल्डन रूल क्या है। ये देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिस पर बेस होकर हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये अकाउंट्स का एक्सरे किया गया तो यहाँ से 2 चीज निकला, एक निकला पर्सनल अकाउंट और दूसरा निकला इम्पर्सनल अकाउंट। आजकल तो डॉक्टर लोग बिना एक्सरे का बात नहीं करते हैं, या हम लोग भी अकाउंट्स का एक्सरे किए, यहाँ से 2 चीज निकला, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इस इम्पर्सनल अकाउंट का वापस एक्सरे किया गया, ये 2 पार्ट में बटा, ये रियल अकाउंट और ये नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरह से ये 3 अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। देखिए पूरे अकाउंट्स में एक प्रॉपर्टी है, जैसा उसका नाम होता है वैसा ही उसका प्रॉपर्टी होता है। नाम है डेटर, देनदार, तो वो लेनदार नहीं होगा। नाम है कैश बुक, तो उसमें उधार ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका प्रॉपर्टी होगा। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मतलब पर्सन, द अकाउंट्स विच आर ओपनड बाय द नेम्स ऑफ एनी पर्सन, इंस्टीट्यूशन एंड फर्म। ऐसा अकाउंट जो किसी व्यक्ति के नाम से, जैसे हम और आप, किसी इंस्टीट्यूशन के नाम से, कोई संस्था के नाम से या कोई बिजनेस फर्म के नाम से खोला जाए, वो पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सन से बना पर्सनल अकाउंट। देखिए इसका एग्जांपल, ये राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, ये पर्सन है। उमेश चंद्र कॉलेज, ये संस्था है जहां लोगों को शिक्षा दिया जाता है। राम कृष्ण मिशन, ये भी संस्था है। टाटा टी बिजनेस फर्म है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बिजनेस फर्म है। किसी व्यक्ति के नाम से, किसी संस्था के नाम से या किसी फर्म के नाम से खोला जाए, ऐसे अकाउंट को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ये एग्जांपल है। अब इसमें हम लोग कोई अकाउंट अगर पर्सनल अकाउंट होगा तो हम लोग उसमें जब रिकॉर्ड करेंगे तो कुछ डेबिट करेंगे, कुछ क्रेडिट करेंगे। तो क्या चीज़ डेबिट करेंगे, क्या चीज़ क्रेडिट करेंगे, ये बोला हमारा रूल्स कि डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा, और क्रेडिट द गिवर, जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ज़बरदस्ती का रूल नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि पर्सन्स की ये प्रॉपर्टी है कि जो पर्सन होते हैं, माने हम और आप, हम लोग जन्म से लेके मृत्यु तक या तो किसी को कुछ देंगे या किसी से कुछ लेंगे। तीसरा अपने क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ नहीं कर सकते। ये अपना नेचर है, या तो कुछ देंगे या तो कुछ लेंगे। तो उसी नेचर पर ये रूल बना कि जब हम लोग कोई चीज लेंगे तो डेबिट, देंगे तो क्रेडिट। देखिए ये एग्जांपल, पेड कैश टू मोहन। मोहन देखिए पर्सनल अकाउंट है क्योंकि नाम है। मोहन को पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो मोहन तो रिसीवर है। एज पर द रूल रिसीवर शुड बी डेबिटेड, इसलिए एंट्री होगा मोहन अकाउंट डेबिट। देखिए पे लिखिए, यहाँ देखिए मोहन अकाउंट डेबिट होगा, टू कैश होगा क्योंकि मोहन रिसीवर है। क्यों? क्योंकि मोहन पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर होता है। यहाँ मोहन रिसीव कर रहा है इसलिए मोहन को डेबिट, एंट्री होगा मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो भाई 2 साइड होता है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, तीसरा तो होता नहीं है। इसलिए हम लोग डेबिट को इंडिकेट करते हैं, क्रेडिट को इंडिकेट नहीं करते हैं। दूसरा जो होगा वो क्रेडिट ही होगा। जो ऊपर वाला है वो डेबिट है, जो नीचे वाला है वो क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट को इंडिकेट नहीं करते जनरल एंट्री में।
तो एंट्री हुआ मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट हुआ रिसीव्ड कैश फ्रॉम राधा, राधा से कैश रिसीव कर रहे हैं, राधा भी पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पे राधा गिवर है इसलिए राधा क्रेडिट हो। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू राधा हो, क्योंकि राधा गिवर है, एज पर द रूल गिवर शुड बी क्रेडिटेड, इसलिए राधा क्या होगी, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू राधा। ऐसे बनता है। अब इसका उल्टा हुआ इम्पर्सनल अकाउंट। दुनिया में हर चीज का दो पहलू है, उजाला है तो अंधकार है, भगवान है तो शैतान है, अच्छाई है तो बुराई है, हेड है तो टेल है, हर चीज का दो पहलू है। इस अकाउंट्स का भी दो पहलू, एक पर्सनल, इसका उल्टा होता है इम्पर्सनल, माने जो अकाउंट इन नामों से नहीं खुलता है, पर्सन, इंस्टीट्यूशन, फर्म के नाम से नहीं खुलता है, वो पर्सनल अकाउंट। इसका दो पार्ट है, रियल और नॉमिनल। रियल माने होता है भाई लोग संपत्ति, नहीं बोलते आपका रियल क्या है, तो भाई संपत्तियों के नाम से जो अकाउंट खुलेगा वो रियल अकाउंट होता है। ये देखिए, द अकाउंट्स विच आर ओपनड बाय द नेम्स ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, ये देखिए एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज नोन एज रियल अकाउंट, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर, कैश। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन रियल अकाउंट में आता है तो उसको डेबिट और क्रेडिट करने का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों ऐसा हो, क्योंकि संपत्ति या तो आएगा या तो जाएगा। तीसरा क्या हो सकता, पैसा था फेंक दिया, कोई लेके चला गया, बिल्डिंग था आग लगा दिया चला गया। तो संपत्ति का नेचर होता है या तो वो आएगा या तो वो जाएगा, तो आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, ये लॉजिक है। यहाँ पे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर नहीं हो सकता, क्योंकि ये संपत्ति का नेचर नहीं है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट का नेचर है, और डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ये रियल अकाउंट का नेचर है। एग्जाम्पल देखिए, सोल्ड बिल्डिंग फॉर ₹50,000, बिल्डिंग को बेच दिया तो पैसा आया और बिल्डिंग गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, अब बिल्डिंग जा रहा है इसलिए बिल्डिंग को क्रेडिट कर। परचेज मशीनरी, तो भैया मशीन आ रहा है और कैश जा रहा है, तो मशीन आ रहा है इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ, और कैश जा रहा है इसलिए टू कैश हुआ। यहाँ भी देखिए, ये जो हम लोग पेड कैश टू मोहन किए थे, मोहन डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि मोहन पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर है, और कैश क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश संपत्ति है, जब मोहन को पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, अब वो तो रियल अकाउंट है इसलिए कैश को क्रेडिट किए। जब राधा से पैसा पा रहे थे तो यहाँ पे कैश आ रहा है इसलिए कैश को डेबिट किए। ये लॉजिक है, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये सीखना है, तो फटाफट बनने लगे। तो पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, मतलब नाम हो गया, संपत्ति हो गया, तो बचा क्या, खर्चा इनकम, यही चार चीज होता है। तो खर्चा और इनकम के नाम से जो अकाउंट खुलेगा वो नॉमिनल अकाउंट होता है। देखिए, द अकाउंट विच आर ओपनड बाय द नेम ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन, इस नाम से जो अकाउंट खुलेगा वो नॉमिनल अकाउंट होता है। और इसका रूल्स है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। खर्चा और हानि डेबिट होगा, आय और लाभ क्रेडिट होगा, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिटेड, इनकम गेन क्रेडिटेड, ये नियम है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे सैलरी हुआ, वेजेज हुआ, इंटरेस्ट हुआ, डिस्काउंट हुआ, परचेज हुआ, सेल्स हुआ, ये सब खर्चा और इनकम है, ये सब पहले ही बता चुके हैं आपको। अब देखिए, पेड सैलरी पेमेंट किए तो ये खर्च है, इसका मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में खर्च को डेबिट करते हैं इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। अब किसी को सैलरी देंगे भैया तो ईटा पत्थर तो देंगे नहीं, पैसा ही देंगे, तो पैसा तो संपत्ति है, वो जा रहा है तो क्रेडिट होगा, तो एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होगा। रिसीव्ड कमीशन इनकम है तो इनकम तो क्रेडिट होगा, देखिए टू कमीशन रिसीव्ड है, और कमीशन में ईटा पत्थर आएगा नहीं, पैसा आएगा, वो डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ये अगर कमीशन पेमेंट कर देते एंट्री उल्टा हो जाता, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता। तो जब भी हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि वो ट्रांजेक्शन अफेक्ट कर रहा है पर्सनल अकाउंट को, कि रियल अकाउंट को, कि नॉमिनल, उसका गोल्डन रूल लगाएंगे और उसके हिसाब से एंट्री पास करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री हम करके आपको दिखाएंगे, मोटा मोटी सारा एंट्री कवर हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए बहुत बुरी तरीके से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। दिस इज द बेस ऑफ द अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, उसका क्या गोल्डन रूल है डेबिट क्रेडिट करने का। रियल अकाउंट क्या होता है, उसको कैसे पहचानेंगे, उसको डेबिट क्रेडिट करने का क्या रूल है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, उसको डेबिट क्रेडिट करने का क्या रूल है। ये जब तक आपको याद नहीं होगा आगे समझ में नहीं आएगा। तो ये था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मतलब ट्रांजैक्शन को हम लोग डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। चलिए देखिए जरा डिटेल में ये क्या होता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। पहला था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा था अकाउंटिंग कन्वेंशन और तीसरा था
अकाउंटिंग एजम्पशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट मतलब होता है नॉलेज। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो नॉलेज होता है जिसको फॉलो करके हम लोग ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज गोल्डन रूल, जिसको हम लोग डिस्कस किए। थोड़ा कुछ और आइडिया जानिए इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिफर टू द एजम्पशन एंड कंडीशन। ध्यान दीजिए, एजम्पशंस एंड conditions that define the parameters and constraints within which the accounting operates। वर्ड पर ध्यान दीजिए, parameters and constraints within which the accounting operates। accounting concept वो assumption होता है, वो condition होता है, वो parameter होता है, वो कॉन्स्टेंट्स होता है जिसके अंदर अकाउंटिंग ऑपरेट करता है। दे ले डाउन द फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड इंश्योरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल फैक्ट ऑन साउंड बेस एंड लॉजिकल कंसिडरेशन। ये क्या होता है? ए शिफ्टेड सेट ऑफ रूल्स कैन प्रोवाइड ए यूनिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो अ यूनिट ऑफ अप्रोच इन प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। इन डेवलपिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी एंड रिलेटेड द थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस, द अकाउंटिंग professions has agreed to take for granted certain basic concept। वो क्या है देखिए, पहला है entity concept, ये सब अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। going concern concept, periodicity concept, money measurement concept, accrual concept, dual concept, matching concept, realization concept, cost concept। ये सारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसको जानकर हम लोग ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ये नाम है, ये सारा नाम यहाँ पे लिख दिए हैं और इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये क्या होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशन आर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन जो अकाउंट में हम लोग फॉलो करते हैं, एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जब हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं तो कुछ कस्टम एंड ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। फॉर एग्जांपल आपको बताएं, जैसे रास्ता में जा रहे थे ऑफिस के काम से, सिगरेट पी लिए, क्या एंट्री पास करेंगे? सिगरेट अकाउंट डेबिट टू कैश? नहीं। इंटरटेनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या मिसलिनियस चार्जेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये पास करेंगे। ये है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। मतलब एनालिसिस हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, इंटरप्रिटेशन हुआ, ट्रांजैक्शंस को हम लोग डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे, क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करेंगे। ये है कस्टम एंड ट्रेडिशन। दीज आर वाइडली एक्सेप्टेड एंड आर द कॉमन प्रैक्टिस विच आर यूज्ड एज गाइडलाइंस व्हेन ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। जैसा मैंने आपको बताया, दीज हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम आउट ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस। दीज कन्वेंशंस आर ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन। इन कन्वेंशंस को हम लोग डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं। द डिफरेंट अकाउंटिंग कन्वेंशंस इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ठीक है। नेक्स्ट आया अकाउंटिंग एजम्पशन। ये क्या होता है? एजम्पशन मतलब होता है जब हम लोग कोई काम करने जाते हैं, हम लोग पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्वालिटी इसके अंदर होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई मूवी का नाम सुना, कुछ कुछ होता है, नाम सुनते ही आपको इसके बारे में कुछ एजम्पशन क्रिएट हो जाएगा। तो भाई ये क्या ऐसा पिक्चर होगा जो इसमें दिल उल प्यार मोहब्बत ये सब लेके कुछ होगा। इसमें पिक्चर का नाम सुना आपने कोयला, मतलब कोयले से रिलेटेड कोई पिक्चर होगा। मूवी का नाम सुना आपने जिद्दी, माने आप उस मूवी में ऐसा कोई कैरेक्टर होगा जो बहुत जिद्दी होगा, उसके जिद के कारण बहुत सारी घटनाएं हुई। तो जब हम लोग कोई नाम सुनते हैं तो उसके बारे में एक एजम्पशन क्रिएट हो जाता है, भाई ऐसा ऐसा होगा। उसी तरह से अकाउंट भी एक चीज है, इसको भी जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ एजम्पशंस करके रिकॉर्ड करते हैं, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग एजम्पशन। देखिए क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू मेक अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपुल एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। मतलब जैसे पूरे अकाउंट्स में बीआर का मतलब बिल्स रिसीवेबल होता है, पीपी का मतलब बिल्स पेबल होता है, पीबीडीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये नहीं है पीओ भैया धीरे धीरे, आरबीडीडी रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, इसका मतलब ये नहीं रो भैया धीरे धीरे। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज को सभी के लिए सेम बनाने के लिए और मोर मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन के लिए सभी अकाउंटेंट्स एग्रीड सम एजम्पशन व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग एजम्पशन। दीज कॉन्सेप्ट प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। देखिए यहाँ पे वर्ड फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस, जिस पर पूरा अकाउंट खड़ा होता है, जिसको कि हम लोग बेस ऑफ द अकाउंटिंग बोलते हैं। नो इंटरप्राइज कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट कंसिडरिंग दीज बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एजम्पशन। अकाउंटिंग एजम्पशन आर ब्रॉड कॉन्सेप्ट दैट अंडरलाइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग एजम्पशन को हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ऑन विच द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट that have been generally accepted, ध्यान दीजिए, that have been generally accepted and have a pervasive impact on the form of content of financial statement as per accounting standard 1
issued by the Institute of Chartered Accountant of India. There are three fundamental accounting concepts. क्या क्या है? Going concern concept, consistency concept और accrual concept. तो इस तरह से ये तीन accounting principle हैं: accounting concept, accounting convention, accounting assumption. अब इनके जो points हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है.